हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं वो टॉपिक को लेंगे हम मौर्य साम्राज्य को। कल हमने जो पढ़ा था मगध का उत्कर्ष पढ़ा था। मगध के उत्कर्ष के मैंने आपको कारण भी बताए थे, क्या क्या कारण थे। एक बार आप देख लीजिए, आप पढ़ने हैं इसके बाद सूर्यकांत चतुर्वेदी। हम लोगों ने जो कल पढ़े थे मगध के उत्कर्ष के कारण। मगध के उत्कर्ष के कारण के अंदर मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, जो है मगध के उत्कर्ष के कारणों के अंदर हमने पढ़े। और क्या कारण थे जिनके फलस्वरूप में अपन ये कह सकें कि मगध का उत्कर्ष हुआ था, उन चीजों के बारे में हम देख सकें। इसके बारे में हमने कल लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। आज का हम नया टॉपिक लेके आए हैं। नया टॉपिक के साथ आज पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के विषय में हम बात करने से पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि मौर्य साम्राज्य किस तरीके का साम्राज्य था, जिस साम्राज्य के बारे में बात की जा रही है। मौर्य साम्राज्य का अगर बात की जाए तो अंतिम जो शासक था मगध के अंदर, मगध में अंतिम जो शासक था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसकी हत्या कर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। किसने डाली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी नींव डाली बेटा? मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। दोबारा से देखिए, मगध का पर नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद शासन का था। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर मौर्य साम्राज्य की क्या डाली थी? नींव डाली। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से मौर्य साम्राज्य की नींव डाली है, जिसके बारे में हम देखेंगे। बात तो यहाँ हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पहले मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में हम पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य की। अब आप पूछेंगे सर कि आप मुझे एक चीज बताइए, इतना बड़ा साम्राज्य था, इसकी जानकारी के स्रोत क्या है, इनकी कैसे जानकारी की जाएगी कि एक्चुअल में मौर्य साम्राज्य भी था, इनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो बेटा इसके बारे में चलो हम लोग इस चीज पर चर्चा करते हैं, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। हम मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों के अंदर बेटा ज्यादा दूर जाने की तो आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला स्रोत हमको क्या मिल जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौन था? चाणक्य था। अब जब चाणक्य जब महामंत्री है, ठीक है, महामात्य है, तो उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो पहले हमारे साहित्यिक स्वरूप के आधार पर देखा जाए तो ये क्या हो गया? हमारे साहित्यिक स्वरूप। और साहित्यिक स्वरूप के आधार पर देखा जाए तो पहला हमारे पास में जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौन सा है बेटा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य को विष्णुगुप्त, ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य इत्यादि नामों से भी कौटिल्य को जाना जाता है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, क्या नाम है उसका? अर्थशास्त्र। बेटा क्या नाम है उस पुस्तक का? अर्थशास्त्र है।
प्रकरणों में विभाजित है। ये अरसा 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। ठीक है बेटा, 15 तो अधिकरण है अधिकरणों में, और 180 प्रकरणों में किसका क्या विभाजित है? अरसा विभाजित है। इसलिए इनकी पांडुलिपि का खोज सर्वप्रथम आर श्याम शास्त्री ने 1904 में। ये जो पांडुलिपि है, अब आप कहेंगे सर पांडुलिपि क्या है? देखिए प्राचीन ग्रंथों 1904 में आर श्याम शास्त्री के द्वारा 1904 के अंदर इस पांडुलिपि की खोज की गई। ठीक है, 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। ठीक है, पांडुलिपि की खोज 1904 में आर श्याम शास्त्री के द्वारा की गई। राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित ये अत्यंत महत्वपूर्ण किससे? राजनीति और लोक प्रशासन। राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित ये महत्वपूर्ण ज्ञान। चलो बेटा, पहला साहित्यिक स्रोत के अंदर पहला पढ़ रहे हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या पढ़े बेटा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो कौटिल्य को हम किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, इस पांडुलिपि की खोज 1904 में आर श्याम शास्त्री के द्वारा की गई। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में है। ठीक है बेटा, राजनीति और लोक प्रशासन से परिपूर्ण है। क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आशा है बेटा मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। आप जो पढ़ रहे हैं पिछली बार सुनेगा सर, यहां कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में हमें, जिससे भी हमको मौर्य साम्राज्य के विषय में हमको जानकारी प्राप्त, किसके बारे में हमें प्राप्त? मौर्य साम्राज्य के विषय में हमको जानकारी प्राप्त। दूसरा है मैगनीज की इंडिका। ठीक है, दूसरा ग्रंथ कौन सा है? मैगनीज की इंडिका। मैगनीज कौन था? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया कौन सा ग्रंथ? यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत, क्या नाम है? यूनानी राजदूत। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत। ठीक है बेटा, इसके द्वारा
इंडिका एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया। क्या लिखा गया? एक इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी गई, यात्रा वृत्तांत लिखा गया। इसकी मूल प्रति तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बाद स्टेबू, एरियन, प्लिनी और रोम के लेखकों के द्वारा इसके उदाहरणों का संग्रह इंडिका से संबंधित है, इसलिए हमारे पास में यही उपलब्ध है। मूल प्रति हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके उससे भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त। पहला बताया आपको मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है मेगास्थनीज का इंडिका। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत, जिसके द्वारा एक वृत्तांत लिखा गया, जिसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? इंडिका के नाम से। पूछा जाता रहता है कंपटीशन एग्जाम में, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई, और वो है मेगास्थनीज के द्वारा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में पूछा जाता रहता है, ध्यान रखना। दूसरी चीज नेक्स्ट आता है विशाखादत्ता मुद्रा राक्षस। विशाखादत्ता मुद्रा राक्षस। अब देखिए, यद्यपि गुप्तकालीन ग्रंथ है ये, लेकिन इससे भी हमको मौर्यकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसमें मुख्य रूप से चाणक्य की सहायता के लिए चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश को अभ्यस्त करना और सामाजिक परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त के द्वारा एक परिषद सभा का उल्लेख किया गया है। गुप्त काल का ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ से हमको चंद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। किस तरीके से चाणक्य की सहायता से उसने शासन को स्थापित किया था, किस तरीके से उसने नंदवंश के अंतिम शासक हलान को अभ्यस्त कर शासन को प्राप्त किया था, उसके बारे में भी हमको जानकारी देता है। इस ग्रंथ का नाम है विशाखादत्ता मुद्रा राक्षस। इसके अलावा क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी। दूसरा ग्रंथ कौन सा है? क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। इससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। कल्याण की रासधरणी, कल्याण की रासधरणी, ठीक है, कल्याण की रासधरणी होगी। सोमदेव का कथा सहित सागर, कल्याण की राजतरंगी, कल्याण की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? राजतरंगी। उससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। सोमदेव का कथा सहित सागर, कथा सहित सागर, सोमदेव का कथा सहित सागर आदि से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो बेटा क्या होगा? पहला तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इनको आपको ध्यान में रखना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, मेगास्थनीज की इंडिका हो गई, विशाखादत्ता मुद्रा राक्षस हो गया, क्षेमेंद्र की कथा बृहत कथा मंजरी हो गई, कल्याण की राजतरंगी हो गई, और सोमदेव का कथा सहित सागर हो गया। ये वो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए मौर्य वंशावली है, लेकिन सर बौद्ध ग्रंथों में देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथों में दीर्घ निकाय, बौद्ध ग्रंथ कौन सा हो गया भैया? दीर्घ निकाय हो गया। बौद्ध ग्रंथों में दीर्घ निकाय हो गया, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया। दीपवंश, दीपवंश से स्पष्ट पता चल रहा होगा बालकों आपको, द्वीप किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सिंगल द्वीप के लिए। सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका। महावंश हो गया, दीपवंश, महावंश, दीर्घ निकाय, ये कौन से ग्रंथ है बेटा? बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद विद्यापदान, विद्यापदान ये
कौन से ग्रंथ है बेटा? बोध ग्रंथ है। इन बोध ग्रंथों से भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो हम स्पष्ट तौर से कह सकते हैं दीर्घनिकाय हो, दीपवंश हो, महावंश हो, दिव्यावदान हो, ये क्या है? बोध ग्रंथ है, जिनसे भी हमको उस समय के मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो रही है। साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर मैंने आपको बता दिया, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भी मैंने आपको बता दिया। उसके पश्चात में पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, जैन ग्रंथ के आधार पर देखा जाए भद्रभाऊ का कल्पसूत्र, हेमंत का वैशिष्ट पर्व। अब देखिए ये तो हो गए बोध ग्रंथ। इधर बात की जाए तो जैन ग्रंथ की बात की जाए, जैन ग्रंथ के अंतर्गत भद्रभाऊ का, जो भद्रभाऊ है वो कौन है? जैन मुनि है। भद्रभाऊ के द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया। कौन सा लिखा गया? कल्पसूत्र। और हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया वैशिष्ट पर्व। हेमचंद्र ने लिखा परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व भी मिल सकता है कहीं पर, आपको कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो परिशिष्ट पर्व मैं पर्व नहीं कर देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो देखिए रेगिस्तान में आपको बताया बोध ग्रंथ। बोध ग्रंथ में कौन कौन से हो गए? दीर्घनिकाय हो गया, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, दिव्यावदान हो गया। ये क्या हो गए? हमारे बोध ग्रंथ हो गए, जिससे हमको मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे हो गए हमारे जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में भद्रभाऊ का कल्पसूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व, इससे भी हमको उस समय के इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये क्या है? वह धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथ के साथ में क्या है? साहित्यिक स्रोत है, जिनसे हमको उस काल विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी चीज आती है, बात है इनके पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है जिनके माध्यम से हम, अब देखो पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है? पुरा होता है प्राचीन तत्वों या अवशेष। तो प्राचीन तत्वों या अवशेषों से जो प्राप्त हमको जानकारी है, उसके माध्यम से भी हमको किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके अंदर देखिए अशोक के बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के बृहद शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, अशोक के बृहद शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख, लघु शिलालेख, इत्यादि से भी हमको उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरी बात की जाए तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का कलिंग का शासक बताया जाता है, ठीक है। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, प्रियदर्शी अभिलेख, प्रियदर्शी अभिलेख। उसके पश्चात में मिलता है सहगोरा ताम्रपत्र, ठीक है। सहगोरा ताम्रपत्र के बाद आता है आपका दशरथ की नागार्जुनी गुहा अभिलेख,
दशरथ की नागार्जुनी गुहा बनी है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मुद्रा है, मृदुबान है, स्तूप है, गुहा है आदि से। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मुद्रा है, स्तूप है, गुहा है और मृदुबान है इत्यादि से भी हमको अशोक के समय के काल के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, मूल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अशोक का बृहद शिलालेख, गुहा शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, वो ठीक है, लघु शिलालेख, इनसे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, इससे भी हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रतावन का गिरिनान अभिलेख, इससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। प्रियदर्शी अभिलेख, ये भी अशोक के कालीन है। शैलपुरा का ताम्रपत्र, दशरथ की नागार्जुनी गुहा अभिलेख, इससे भी हमको उस काल विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात मुद्रा जो महत्वपूर्ण रूप से चरण के रूप में होती है, इनसे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। स्तूप, अब आपको मैं बताऊंगा स्तूप विहार में क्या अंतर होता है, ठीक है। गुहा और मेदवान, मेदवान का मतलब होता है मेद यानी कि मिट्टी, वाण यानी कि बर्तन, मिट्टी के बने हुए जो बर्तन यानी मिट्टी की बनी हुई जो वस्तुएं हैं, उनसे भी हमको उस काल विशेष के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। आपने C14 के बारे में सुना होगा। C14 कालीन पद्धति के माध्यम से भी हमको काल विशेष के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बेटा ये वो चीज है जिससे मूल साम्राज्य के बारे में क्या है, हमारे पुरातात्विक स्रोत है जिससे हमको उस काल विशेष के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। अब आती है मूल साम्राज्य की उत्पत्ति, ठीक है।